दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है चौगढ़ के नरबख्शी बागों की, जिनके 4 एपिसोड हो चुके हैं और आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ इस खौफनाक, भयानक घटनाक्रम का 5वां एपिसोड। घटनाक्रम शुरू करने से पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ संजय पीटर जी, अभिजीत दास गुप्ता जी, श्रेयसी उपाध्याय जी। आप लोग हमेशा ही थैंक्स ऑप्शन के माध्यम से चैनल को जो फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत ही बहुत बहुत थैंकफुल हूँ, बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, बहुत ज़्यादा धन्यवाद अदा करता हूँ। बहुत 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 धन्यवाद आपका। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद हमेशा ऐसा ही बना रहेगा, है ना? इतनी उम्मीद मुझे को आपसे पूरी पूरी है। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा मैंने कहानी के पिछले एपिसोड में बताया था कि जिम कॉर्बेट साहब और इनके साथ आए हुए 5 लोगों ने पत्थरों और कुल्हाड़ी की सहायता से एक भालू को मार दिया था। आप लोगों को याद होगी वो घटना, किस तरह से भालू को इन्होंने मारा था। गोलियां ख़त्म हो गई थी तो कुल्हाड़ी और पत्थरों से पीट पीट के मारा था। फाइनल जो वार किया था जिम कॉर्बेट साहब ने किया था। और उसके अगले दिन यानी सोमवार को ये नैनीताल के लिए वापस निकल गए। रास्ते में इन्हें एक मैदान मिला जो नाशपाती के आकार का था और उसके बीच में एक पानी का कुंड बना हुआ था। उस कुंड के पास इन्हें नरबख्शी बागिन के एकदम फ्रेश पगमार्क्स दिखाई पड़े थे, एकदम फ्रेश थे, इनसे आगे आगे आई थी। बहुत देर तक इन्होंने उस इलाके में बागिन को देखने की कोशिश करी। वो लेट भी गए थे और गन सामने रख के ऐसे लेट के वो अपनी हैट की एज से उसको देख रहे थे, लेकिन बागिन की मौजूदगी के कोई भी इनको ऐसे संकेत नहीं मिले। हालांकि इन्हें पूरा कॉन्फिडेंस था, पूरा विश्वास था कि बाघिन वहीं कहीं पर है और इनकी हर हरकत पर नज़र रखे हुए, वो इनको देख रही है, इनको वॉच कर रही है। कुछ देर बाद जब इनके आदमी आ गए तो फिर ये सभी लोग फॉरेस्ट रोड की तरफ निकल गए हेड़ा खान के लिए। कुछ दूर चलने के बाद इन्हें एक आदमी दिखाई पड़ा जो रोड के किनारे बैठा हुआ था, जो अपनी भैंसों को चलाने के लिए आया हुआ था। वो लोहाली गांव का वो आदमी था, बैठा हुआ था रोड के किनारे, उसकी भैंसें चल रही थी नीचे। जिम कॉर्बेट साहब ने उसे एक सिगरेट ऑफ़र करी, उसको सिगरेट दी और उससे कहा कि वो जल्दी से जल्दी अपने घर लौट जाए, अपने मवेशियों को, अपनी ये भैंसों को ले जाए, क्योंकि बागिन जो है ये वहीं पे कहीं पे आसपास ही मौजूद है। और फिर ये वहाँ से आगे बढ़ गए, ये रूट पे आगे बढ़ गए। फिर जब ये दोबारा लौट के आए, यानी कि ये डलकनिया गाँव में जब दोबारा लौट के आए, तो इन्हें पता चला कि बागिन ने उस आदमी पर हमला कर दिया था, लेकिन उसकी भैंसों ने उसे बचा लिया और उसकी भैंस की पीठ पे बैठकर वो किसी तरह से गांव तक आ गया। और गांव वालों ने भी बिना कोई देरी किए, बिना कहीं रास्ते में रुके, 30 मील पैदल चलकर हल्द्वानी अस्पताल तक उसको पहुंचा दिया था। लेकिन कुदरत को तो कुछ और मंजूर था। अस्पताल में भर्ती कराने के कुछ ही देर बाद उस आदमी ने, बेचारे ने, दम तोड़ दिया था। यहाँ तक का घटनाक्रम मैंने आपको सुनाया था। दोस्तों, इस घटनाक्रम को वृत्तांत से जानने के लिए आपको इसके पिछले सारे एपिसोड देखने चाहिए। और जो मित्र पिछले एपिसोड देख चुके हैं उन लोगों को मैं बताता हूँ इसके आगे की घटना कि फिर क्या हुआ। समझ गए ना कि फिर क्या हुआ? दोस्तों, तब फरवरी का महीना था जब ये फिर से डलकनिया लौटे। पिछले कुछ महीनों में उस इलाके में बाघ के जो हमले हो रहे थे उनकी संख्या में काफ़ी इजाफा हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। कई लोग मारे जा चुके थे और उससे कहीं ज़्यादा लोग घायल हो चुके थे, मतलब उनको घायल कर दिया था उसने। ये सब उन गर्मियों के बाद हुआ था जब ये पिछली बार डलकनिया से नैनीताल लौट गए थे। मैंने बताया था ना, सोमवार के दिन नैनीताल लौट गए थे और फिर जब ये दोबारा फरवरी में आए तो इस बीच के टाइम में ये सब घटा था। किसी को भी उस बाघिन का कोई सुराग नहीं मिल रहा था जिस बाघिन ने ये तबाही मचाई थी। ऑफकोर्स वही नरबख्शी मैन ईटर जो बाघिन थी जिसके बच्चे को इन्होंने मार दिया था, वो भी वयस्क बच्चे को। इस बार इन्होंने डलकनिया की बजाय पास ही के एक पहचाने हुए इलाके में कैंप लगाने का फैसला लिया। इसका कारण ये था कि उस जंगल के बारे में ये अच्छी तरह से जानते थे। हर मोड़, हर पगडंडी, हर रास्ता इनका जाना पहचाना था। तो इन्होंने जंगल में उसी जगह पर अपना कैंप डाला
जिसकी एरिया के बारे में इनको नॉलेज थी। जब ये दलकनिया पहुँचे तो गांव वालों ने इन्हें बताया कि पिछली शाम बाघ ने एक गाय को ठीक उस जगह पर मार दिया था जहां कुछ समय पहले, यानी कि इनकी पिछली टूर पे, इन्होंने और वो 4-5 गांव वालों ने मिलकर पत्थर और कुल्हाड़ी से भालू का शिकार किया था। तो वहीं पे गाय को मार दिया था बाघ ने। इस पूरी घटना को पिछले एपिसोड में सुना चुका हूँ। जो मित्र आज पहली बार आए हैं वो पिछला एपिसोड सुन लें, तो पूरा वृत्तांत है उसमें। गांव के जो लोग पशुओं को चराने के लिए जंगल गए थे, उनका मजबूती से दावा था कि इस गाय को जो है ये बाघ नहीं मारा है, उस आदमखोर बाघिन ने ही मारा है। मरी हुई गाय एक वीरान खेत के किनारे झाड़ियों के पास पड़ी हुई थी। कैंप से वो जगह साफ साफ दिखाई पड़ रही थी जहाँ पे गाय मरी पड़ी थी। जिम कॉर्बेट साहब के कैंप से वो एरिया क्लियर दिख रहा था। कुछ गिद्ध उसके आसपास आसमान में चक्कर काट रहे थे और कुछ पेड़ों पर बैठे हुए थे, मगर कोई भी गाय के पास नहीं जा रहा था। इस बात को जिम कॉर्बेट साहब ने नोटिस किया कि यार ये कोई भी गाय के पास नहीं जा रहा है, आसपास है उसके। इन्होंने अपनी दूरबीन से देखा कि दर्जनों गिद्ध पास के ही एक पेड़ पर बैठे हुए थे, लेकिन गाय पर बैठने की हिम्मत किसी भी गिद्ध की नहीं हो रही थी। हिम्मत ही नहीं कर रहे थे, डर रहे थे गाय के नज़दीक जाने में। अब इस बात से दो निष्कर्ष निकलते थे। पहला, गाय को बाघ ने नहीं बल्कि किसी तेंदुए ने मारा है, और दूसरा, वो तेंदुआ अभी भी वहीं कहीं उस एरिया में जो कहीं पे झाड़ियाँ वगैरह हैं वहीं पे कहीं पे छिपा बैठा हुआ है और अपने शिकार की जो है वो रखवाली कर रहा है, पहरेदारी कर रहा है अपने शिकार की। दोस्तों, गाय जिस जगह मरी पड़ी थी वो जगह एक सीधी ढलान पर थी, एक ढलुआ एरिया था वो, वहाँ पे गाय पड़ी हुई थी। वहाँ पर झाड़ियों और कांटों का एक बड़ा घना जाल सा कह सकते हैं आप, बिछा हुआ था। नरभक्षी बाघिन कहाँ है इसका किसी को कुछ भी नहीं पता था। अगर ये उस ढलान की तरफ से सीधे नीचे उतरते तो इन्हें अपनी खुद की जान का खतरा हो सकता था, क्योंकि कहीं पे भी तेंदुआ छिपा हो सकता था। इसलिए इन्होंने सोचा कि ऐसा करना सेफ नहीं रहेगा, ये करना ठीक नहीं है। ढलान की दाईं ओर एक घास से भरा हुआ मैदान था, लेकिन वो बहुत खुला खुला सा था, यानी कि फैला फैला सा, खुला खुला सा था। अगर ये उस रास्ते से जाते तो शिकारी जानवर इन्हें देख लेता, ये उसकी नज़र पे आ सकते थे और इनको भी छिपने का कोई मौका नहीं मिलता। इसलिए इन्होंने उस खुले मैदान से भी जाना जो है ठीक नहीं समझा। कहा नहीं यार, ये रास्ता भी ठीक नहीं है। अब इन्होंने एक दूसरा रास्ता चुना। ये रास्ता एक सकरी खाई के ऊपर की पहाड़ी से शुरू होकर सीधे नंदौर नदी तक जाता था। ऊपर से लेकर सीधे नंदौर नदी तक जाता था। वो मरी हुई गाय इसी खाई से थोड़ी सी दूरी पर थी, और जिस पेड़ पर गिद्ध बैठे थे वो पेड़ भी इसी के किनारे पर था, इसी रास्ते के। तो इन्होंने इस रास्ते को पकड़ा। इन्होंने सोचा कि इनका इस रास्ते पे जाना ज़्यादा सुरक्षित रहेगा, और फिर इन्होंने गांव वालों की जो थे उनकी मदद से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। गांव वाले कुछ इनके साथ आगे बढ़ना शुरू कर दिया। गांव वाले इस रास्ते के हर मोड़ और हर चप्पे चप्पे से अच्छी तरह परिचित थे, वो हर एरिया को जानते थे। इसलिए उन्हें ये रास्ता तय करने में बहुत आसानी हो रही थी, वो बड़े आराम से चले जा रहे थे। इसी बीच इनके आदमी ने एक जगह बैठकर चाय भी बना ली थी। सब लोगों ने बैठे और चाय वगैरह भी पी। सनसेट भी होने वाला था, सूरज ढलने वाला था। जिम कॉर्बेट साहब को लगा कि अगर वो तेज़ी से चलें तो मरी हुई गाय तक जाकर रात होने से पहले ही अपने कैंप में वापस लौट के आ सकते हैं। ये उसको निरीक्षण करके वापस आ सकते हैं कि भाई बाघ है, तेंदुआ है, क्या है, किसने मारा, सारी जानकारी निकाल के ये सनसेट से पहले आ सकते हैं। अब निकलने से पहले इन्होंने अपने साथियों से कहा कि अगर उन लोगों को गोली चलने की कोई आवाज़ सुनाई दे तो तुरंत 3-4 लोग खुले मैदान की तरफ की ओर से इनको ढूंढने के लिए आ जाना। लेकिन अगर उन लोगों को देर तक कोई आवाज़ ना सुनाई पड़े, कोई गोली की आवाज़ या कुछ ना सुनाई पड़े, और अगर ये अगली सुबह तक भी ना लौटे तो फिर इनकी खोजबीन शुरू कर देना, मतलब जिम कॉर्बेट साहब को ढूंढने के लिए आ जाना। लेकिन आना कहाँ से? वो खुले वाले मैदान के रास्ते से। अब जिम कॉर्बेट साहब ने खाई की ओर बढ़ना शुरू कर दिया, जो झाड़ियों, चट्टानों और कांटों से भरी हुई थी। हवा का बहाव नीचे की ओर था,
जिससे जिम कॉर्बेट साहब को ये डर भी लग रहा था कि कहीं शिकारी जानवर तक इनकी गंध ना पहुंच जाए। वैसे तो बाघ के सूंघने की शक्ति होती नहीं है, बाघ तेंदुए बहुत अच्छा नहीं सूंघते हैं, लेकिन हवा के बहाव के साथ गंध उन तक पहुंच जाती है और वो सूंघ लेते हैं, जैसे हम इंसान लोग हैं वैसे उनका भी है। ये रास्ता बहुत टेढ़ा मेढ़ा और बड़ा कठिन था, बड़ा मुश्किल था, इसलिए ये बहुत धीरे धीरे और बड़ी सावधानी के साथ चल रहे थे। थोड़ी देर बाद ये गिद्धों वाले पेड़ तक पहुंच गया, उसी पेड़ में जिस पे गिद्ध बैठे हुए थे, लेकिन वहाँ पर इन्हें कोई भी मरी हुई गाय नहीं दिखाई दी। इन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो जगह दूरबीन से साफ साफ दिख रही थी वो जगह अब आधे चंद्रमा के आकार के जैसे लग रही, जैसे हाफ मून हो, ऐसी थी वो जगह। मैदान का चौड़ा हिस्सा इनकी तरफ था, लेकिन दूसरी ओर पतला होता जा रहा था और बाहर की उसके जो बाहरी जो एरिया था उस तरफ खूब घनी और कटीली झाड़ियाँ थी और भीतर की ओर जमीन सीधी और नीचे को झुक रही थी। आप समझ रहे हो कैसे समझाऊँ खैर, जहाँ पर ये खड़े थे वहाँ से 2/3 मैदान साफ साफ दिख रहा था, लेकिन जिस हिस्से में गाय पड़ी थी वो नज़र नहीं आ रहा था। इन्होंने सोचा कि उस जगह को देखने के लिए या तो एक लंबा चक्कर लगाकर दूसरी ओर जाना चाहिए, मतलब लंबा चक्कर लगाया जाए और दूसरी तरफ जाया जाए उस मैदान के, या फिर किसी पेड़ पे चढ़ जाया जाए, ऐसे पेड़ पे जहाँ से सामने पूरा दिखाई पड़े। कुछ सोचा और फिर जिम कॉर्बेट साहब ने पेड़ पर चढ़ने का फैसला कर लिया कि नहीं यार, पेड़ में चढ़ना ही ठीक है। ये जो मरी हुई गाय थी ये पेड़ से करीब 20 गज की दूरी पे थी। ये सोच रहे थे कि अगर शिकारी जानवर कहीं पास ही छिपा होगा तो पेड़ पर हलचल होते ही वो सतर्क हो जाएगा, इनको देख भी सकता है चढ़ते हुए। अच्छा, उस समय वहाँ पे जो पेड़ था उस पर करीब जो गिद्ध थे वो करीब 20 के आसपास होंगे, 20-22 गिद्ध वहाँ पे थे और आसमान से गिद्धों के और भी कई झुंड उसी दिशा की तरफ चले आ रहे थे। पेड़ पर अब जगह नहीं बची थी किसी के लिए, इसलिए गिद्धों के पंखों के फड़फड़ाने और उनके आपस में झगड़ने की आवाज़ें काफ़ी तेज़ हो गई थी। लड़ते हैं, झगड़ते हैं, जगह बनाते हैं तो काफ़ी आवाज़ हो रही थी। वो पेड़ पहाड़ से अलग होकर दूसरी ओर झुका हुआ था। उस पेड़ की करीब 10 फीट ऊपर एक मोटी शाखा बाहर की ओर निकली हुई थी, ऐसे करके उस तक पहुंचना बड़ा कठिन था, खासकर तब जब इनकी राइफल कंधे पे थी। कंधे में राइफल को टांग के उस पर चढ़ना और फिर उस टहनी पे जाना बड़ा टफ था। जिम कॉर्बेट साहब ने तय किया कि जब गिद्धों का शोर दोबारा शुरू होगा, वो आपस में लड़ना शुरू करेंगे, तब वो पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि वो तेंदुआ या बाघ जो भी है वो गिद्धों को समझे, इनकी तरफ ध्यान ना जाए उसका। इन्होंने धीरे से अपना पैर उस शाखा पर रखा और संतुलन अपना बैलेंस बनाकर ये थोड़ा आगे बढ़े। वहाँ अगर जरा सी भी चूक हो जाती तो ये सीधे नीचे चट्टानों पे गिर जाते, जो करीब 100 फुट से भी ज़्यादा गहरी थी। भयानक खाई थी, 100 फुट बहुत होता है खाई 100 फुट की खाई। बहुत सतर्कता से इन्होंने अपने आप को 2 शाखाओं के बीच में एक ऐसी जगह पर बैठाया जहाँ से इन्हें नीचे का सारा जो दृश्य था वो बिल्कुल क्लियर विजिबल था, वो साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। अब वो मरी हुई गाय पूरी तरह से इनके सामने थी। गाय के शरीर से अभी तक केवल थोड़ा सा कुछ पाउंड कह लीजिए मांस खाया गया था। जिम कॉर्बेट साहब करीब 10 मिनट तक एक टक उसी ओर निशाना साधे बैठे रहे। वैसे तो उनकी जो स्थिति थी बैठने की वो बड़ी असुविधाजनक थी, बड़ी कष्टदायक थी, बड़े परेशानियों में बैठे हुए थे, लेकिन वो किसी भी तरह की हलचल नहीं कर सकते थे, वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकते थे, वो जैसे थे वैसे ही बैठे रहना है। उसी समय 2 गिद्ध पेड़ से उड़कर उन्होंने एक चक्कर लगाया और फिर वो गाय के पास ज़मीन पर उतरे। अभी वो ठीक से ज़मीन पर बैठे भी नहीं थे कि वो तुरंत दोबारा उड़ गए, जैसे उन्होंने किसी अनजान खतरे को महसूस कर लिया हो। और तभी दोस्तों उस ओर की झाड़ियों में बहुत हल्की सी हरकत हुई और फिर अगले ही पल एक मजबूत और शक्तिशाली भारी भरकम तेंदुआ झाड़ियों से अपना बाहर निकला। जिन लोगों ने तेंदुए को कभी जंगल के खुले वातावरण में नहीं देखा होगा, कई लोग आप में से होंगे जिन्होंने खुले वातावरण में तेंदुए को नहीं देखा होगा, वो शायद उसकी चाल की भव्यता, उसकी आँखों की चमक और उसके शरीर का जो जो खूबसूरती है उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते, वो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ केवल जो
चिड़ियाघर में रखे गए भूखे, बीमार, डरे हुए, खाज खुजली से परेशान तेंदुओं को देखते हैं और उनको देख कर के उनकी तुलना किसी खुले तेंदुए से करते होंगे, यानी किसी जंगली तेंदुए से करते होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, जंगल का असली तेंदुआ वैसा बिल्कुल नहीं होता। जिम कॉर्बेट साहब के सामने जो तेंदुआ आया वो अपने पूरे सौंदर्य और शक्ति के साथ प्रकट हुआ था। उसकी हर मांसपेशी में ताकत थी, उसके चलने में एक गर्व की अनुभूति थी, आंखों में सतर्कता। वो जंगल का राजा था, किसी से नहीं डरने वाला और ना किसी से दबने वाला किंग। और जो एक राज जो चाल होती है उससे आने लगा। लेकिन उसने यार एक बहुत बड़ी भूल कर दी थी। क्या भूल करी? उसने यही भूल करी जो उसने पालतू पशुओं का शिकार शुरू कर दिया था। और जब कोई पशु ऐसा करता है तो फिर उसे रोकना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जिम कॉर्बेट साहब ने गांव वालों से वादा किया था कि जब भी इन्हें मौका मिलेगा ये उन लोगों को इन हिंसक पशुओं से मुक्ति दिलाएंगे, यानी कि इस तेंदुए से भी और नरभक्षी बाघ से भी। अब वो अवसर आ गया था। इन्होंने बिना एक पल दबाए उसके दिल का निशाना साधा और ढाई गोली दाग दी। अचूक निशाना जिम कॉर्बेट साहब का। अब यहाँ पे जिम कॉर्बेट साहब बोलते हैं कि शायद तेंदुए को भी वो आवाज़ सुनाई नहीं दी होगी, यानी कि मतलब गोली की आवाज़ जिसने उसकी जान ले ली। मतलब कहने मतलब बंदूक की गोली इतनी तेज छूटी कि आवाज़ के पहुंचने से पहले ही तेंदुए के दिल में धंस गई और तेंदुआ आवाज़ सुनने से पहले ही जो है वहीं पर ढेर हो गया। एक ही शॉट में मारा गया, उसका जीवन समाप्त हो गया। अगर वो पालतू पशुओं को नहीं मारता तो वो नहीं मारा जाता। यार जीवन में कई ऐसे अनुभव होते हैं जिन्हें समझ पाना आसान नहीं होता है। जैसा कि दुर्भाग्य अक्सर एक ही व्यक्ति या परिवार को क्यों बार बार घेरता है, जैसा मेरे साथ हो रहा है। दिल को और मेरे पूरे परिवार को घेरा हुआ है। गांव में भी एक ऐसा ही मामला था। एक 8 साल का मासूम बच्चा था जिसकी गाय की वजह से जिम कॉर्बेट साहब ने इस तेंदुए को मारा था। मतलब उन्होंने कहा था उसको तो ज़रूर मारूंगा। अब उस बच्चे की सुनिए आप, क्या विपदा, क्या किस्मत थी। करीब 2 साल पहले उस बच्चे की माँ एक दिन घर से दूर घास काटने के लिए गई थी कि तभी नरभक्षी बाघिन ने उस पर हमला कर दिया और उसे मारकर निपटा डाला। उसके 1 साल बाद उसी बच्चे के पिता को भी बाघिन ने अपना शिकार बना दिया। नरभक्षी ने मार डाला, खा गई। परिवार ने जो कुछ भी जमा बचाया था वो सब बेचकर किसी तरह से उसके पिता के ऊपर जो कर्जा था वो कर्जा चुकाया गया। अब वो बच्चा बेचारा बिल्कुल यार अनाथ हो गया था और उसके पास कोई चीज़ अगर अपनी रह गई थी तो उसकी जीवन की एकमात्र साथी उसकी सफ़ेद गाय। वो बेचारा उसी के साथ अपने जीवन बिताने लगा था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद एक दिन जब गांव के 200-300 मवेशी घास चर रहे थे तभी तेंदुए ने उस बच्चे की गाय को भी मार डाला। जो बेचारी गाय सफ़ेद गाय थी इसको भी मार डाला। जिम कॉर्बेट साहब को जब ये सारा माजरा पता चला तो इन्होंने उस छोटे से बच्चे का जिसका दिल टूट गया था उसको एक लाल रंग की और बड़ी अच्छी नस्ल की नई गाय दिलवा दी, उसको दे दी। दोस्तों जिम कॉर्बेट साहब बहुत ही दयावान थे और गरीब उत्तराखंड वासियों के प्रति उनके दिल में तो अथाह प्रेम था, बहुत प्रेम था। वो हमेशा गांव वालों की तन मन धन हर तरह से मदद करते थे। अगर उन्हें बेट के लिए कभी किसी मवेशी की ज़रूरत पड़ जाए, भैंसे की, गाय की, भेड़ बकरी की, तो वो हमेशा अपनी जेब से उसका पैसा देते थे पहले। और अगर मान लो वो बच जाए बेट तो बेट भी उसी को वापस कर देते थे और पैसा वापस भी नहीं लेते थे। इसके अलावा जिन नरभक्षियों को मारने के लिए सरकार द्वारा जो इनाम घोषित होता था ये उस इनाम में भी हाथ नहीं लगाते थे, उस इनाम को भी नहीं लेते थे। ये सिर्फ समाज सेवा करने के लिए बाघों को मारते थे, आदमखोरों को। खैर हम आते हैं अपनी कहानी पर। जिम कॉर्बेट साहब ने उस बच्चे को गाय तो दे दी थी लेकिन वो अपनी सफ़ेद गाय को बिल्कुल नहीं भूल पा रहा था क्योंकि यार बचपन से उसके साथ पल रही थी, वो बड़ी हो रही थी, तो बेचारा बहुत दुखी था। तो इनके मन में आ गया था कि अब इस तेंदुए को तो मारना ही मारना है। उधर जिम कॉर्बेट साहब को की जो युवा भैंसें थी
इनके आदमी उनका बड़ा अच्छी तरह से उनकी देखभाल कर रहे थे। जब ये अपने कैंप में वापस लौटे तो इन्होंने फिर से उन भैंसों को बांधना शुरू कर दिया जंगल में ले जाके। हालाँकि इन्हें उम्मीद नहीं के बराबर थी कि वो नरभक्षी बाघिन जो है वो ये इन भैंसों के ऊपर आकर्षित होगी या इन पर हमला करेगी, इन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। नंदौर घाटी से करीब 5 मील नीचे एक गांव था, जो एक ऊंची चट्टान के नीचे बसा हुआ था। कुछ महीने पहले उस गांव के आसपास के लोग उस गांव के आसपास इस नरभक्षी बाघिन ने 4 लोगों का शिकार कर दिया था, मतलब 4 इंसानों को मार दिया था। तेंदुओं को मारने के कुछ ही दिनों बाद उस गांव के कुछ निवासी जिम कॉर्बेट साहब के पास पहुंचे और इनसे प्रार्थना करने लगे, अनुरोध करने लगे कि साहब आप अपना कैंप दलकनिया से हटाकर उनके गांव के पास लगा लें। उन लोगों का कहना यह था कि गांव के ऊपर की पहाड़ियों में कई बार नरभक्षी बाघ को घूमते हुए देखा गया है, कई बार वो दिखता है। शायद वो वहीं कहीं किसी गुफा में रहता हो, ये गांव वालों का मानना था। और उसी सुबह गांव की कुछ औरतें जो घास काटने के लिए गई थी, उन्होंने भी उस बाघ को देखने की बात कही। गांव आके बताया कि भाई वहाँ बाघ है, मत जाओ। इस खबर को सुनकर पूरा गांव डर और दहशत में आ गया था। अब कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर निकलने की हिम्मत तक नहीं कर रहा था कि यार घर से बाहर निकले, हिम्मत ही नहीं हो रही थी। नरभक्षी घूम रही है आसपास में। जिम कॉर्बेट साहब ने उन्हें अपनी तरफ से आश्वासन दिया, पूरी तरह से मदद करूंगा, इस तरह का वादा किया और अगली सुबह गांव के सामने वाली पहाड़ी पर चढ़ गए। जो गांव था उसके सामने वाली जो पहाड़ी थी उस पर चढ़ गए, जिसके लिए बोला जा रहा था कि वहाँ बाघ का घर है। और वहाँ इन्होंने करीब 1 घंटे तक उस एरिया का चारों ओर का निरीक्षण किया, हर जगह से उस जगह का निरीक्षण किया, दूरबीन से भी हर दिशा में अच्छी तरह से देखा। इसके बाद इन्होंने घाटी पार करी और खाई वाले रास्ते से गांव के ऊपर की वो जो कठिन चढ़ाई थी उसको भी जाकर के देखा, उसे भी जाके सब चेक वेक किया। ये खड़ी चढ़ाई वाला जो रास्ता था ये बड़ा मुश्किल था, बहुत ही उबड़ खाबड़, फिसलन से भरा हुआ और जरा सी चूक होने पर जान जाने का अलग डर बना हुआ था। बहुत सकरी थी और नीचे खाई थी, जरा सा पाँव फिसला और गए। जिम कॉर्बेट साहब को इनको भी कुछ ठीक जैसा नहीं लग रहा था। इन्हें यह भी शक था कि खुले मैदान में यदि बाघ इनके सामने आ गया तो इनका बचना भी असंभव हो जाएगा। अगर वो बाघिन एकदम से खुले मैदान में सामने आ गई तो शायद ये फायर नहीं कर पाएंगे या वो पहले अटैक कर देगी। ये कुछ डर इनके अंदर बैठा हुआ था। दोपहर के 2 बजे तक इन्होंने चट्टान के एक बड़े हिस्से को देख लिया था और अब इन्होंने तय कर लिया था कि अब दोबारा इस जगह पर लौटने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आके चेक करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। अभी अपने कैंप की ओर लौटना चाह रहे थे कि चलो अब वापस चला जाएगा, जहाँ पे इनका ब्रेकफास्ट वगैरह तैयार था। जैसे ही इन्होंने दलकनिया की ओर जाने के लिए चट्टान से नीचे उतरने के लिए ऐसे मुड़कर देखा तो देखा कि 2 आदमी इनकी ओर दौड़ते हुए चले आ रहे हैं। जब वो पास पहुँचे तो उन्होंने बताया कि नीचे खाई में बाघ ने एक बैल को मार डाला है, एक किल कर दिया है, एक बैल मारा गया है। ये वही रास्ता था दोस्तों जिस रास्ते से सुबह के समय जिम कॉर्बेट साहब आए थे। उसी रास्ते पे बैल को दोपहर में, मतलब इनके आने के कुछ देर बाद, बैल को मार दिया था। इन्होंने तुरंत फैसला लिया और एक आदमी को तो कैंप भेज दिया कि वो इनके नौकर से इनका चाय और थोड़ा बहुत खाना इनके लिए भिजवा दे, और दूसरे आदमी को साथ लेकर बड़ी तेज़ी से उस तरफ चल पड़े जिस तरफ बैल को मारा गया था, यानी वो घाटी की ओर। वो खाई जहाँ बैल मारा गया था करीब 200 फीट गहरी और 100 फीट चौड़ी थी। जिम कॉर्बेट साहब उस आदमी के साथ वहाँ पहुँचे तो इन्होंने देखा कि कई गिद्ध खाई के ऊपर की तरफ उड़ते हुए आ रहे हैं। नीचे खाई से ये नीचे खाई की तरफ जा रहे हैं और गिद्ध जो है नीचे से ऊपर की ओर उड़ते हुए आ रहे हैं। उनको देख के ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ी दावत का आनंद उठा करके वो अपने घर लौटने वाले जो अतिथि हों, उस तरह के वो उड़ते हुए चले आ रहे थे। अब जिम कॉर्बेट साहब खाई के भीतर गए देखने के लिए और वो जो बैल था उसके पास पहुँचे तो इन्होंने देखा कि उसके शरीर पर बस हड्डियाँ और थोड़ी सी चमड़ी बची हुई थी, बाकी पूरा वो सफाचट हो चुका था। ये जगह गांव से मुश्किल से 100 गज की दूरी पर थी, लेकिन खाई के जिस हिस्से में ये लोग थे वहाँ से ऊपर चढ़ना पॉसिबल नहीं था,
क्योंकि वहाँ के जो पहाड़ की जो दीवारें थी, जो पहाड़ था उसकी जो दीवारें थी, वो बिल्कुल स्ट्रेट थी, सीधी खड़ी थी, तो सीधे में नहीं चला जा सकता था। वो आदमी जो जिम कॉर्बेट साहब को लाया था, वो इनको पहले तो लगभग 1/4 मील तक नीचे ले गया खाई में, और नीचे ले गया, और फिर वहाँ उन्हें जानवरों की चलने वाली एक पुरानी पगडंडी मिली जो ऊपर की ओर जा रही थी। ये पगडंडी झाड़ियों के बीच से होती हुई बार बार बाहर आती, फिर झाड़ियों के अंदर घुस जाती और फिर बाहर निकलती। इस तरह से कई मोड़ों से होते हुए आखिरकार ये गांव तक पहुंच ही गए, जैसे तैसे पहुंच गए। गांव पहुंचकर जिम कॉर्बेट साहब ने मुखिया को बुलाया और फिर मुखिया से उस बैल की हालत के बारे में बताया। फिर एक मजबूत युवा भैंस और एक मजबूत लेकिन छोटी लंबाई वाली रस्सी मंगवाने को कहा। जब तक ये सारा सामान गांव से आया तब तक डलकनिया से भेजा गया इनका नाश्ता और इनका चाय वगैरह इनको मिल गया था, और ये उसको अपना खा पी रहे थे। थोड़ी देर बाद सूरज डूबने वाला था, सनसेट होने वाला था। जब जिम कॉर्बेट साहब दोबारा खाई में गए तो इनके पीछे पीछे गांव के कुछ और लोग भी थे, जो मुखिया द्वारा जो भिजवाया गया जो भैंसा था और जो रस्सी वगैरह थी वो लेकर आ रहे थे। दोस्तों, जहाँ बैल मारा गया था वहाँ से कोई 50 गज आगे एक बड़ा चीड़ का पेड़ था, जो बरसात के किसी सीज़न में बारिश के कारण टूटकर गिर गया था, और खाई का जो तल था उस पर वो धंस गया था, ऐसे गिरा और धंस गया। पेड़ की शाखाएं बाहर की ओर निकली हुई थी। तो उसे देखकर जिम कॉर्बेट साहब को विचार आया, भैंसे को इन्हीं शाखाओं से रस्सी द्वारा कसकर बांधा जा सकता है, और फिर वही किया गया। भैंसे को बांध दिया गया, और फिर गांव के लोग जिम कॉर्बेट साहब को वहीं छोड़ करके अपना वापस गांव लौट गए। इस खाई में कोई पेड़ नहीं था जिसकी इन्हें आड़ मिल पाती, केवल एक छोटी सी चट्टान थी जो थोड़ा बाहर की ओर निकली हुई थी। इन्होंने उसी पर बैठने का निश्चय किया कि चलो यार इसी के ऊपर बैठा जाए। ये चट्टान गांव की ओर थी, इसका जो फेसिंग गांव थी, फेसिंग विलेज थी। जो चट्टान थी जिससे बैठे थे गांव की तरफ फेसिंग थी, यानी वहीं से बाघ के आने की जो संभावनाएं थी वो सबसे ज़्यादा थी इनको, जिम कॉर्बेट साहब के हिसाब से, कि बाघ उधर ही से आएगा। इस चट्टान पर चढ़ना भी आसान नहीं था। ये जगह केवल 2 फुट चौड़ी और 5 फुट लंबी थी, और खाई की जो ज़मीन थी, जो तल था, जो ज़मीन थी, उससे करीब 20 फुट की ऊंचाई पर थी। इसके नीचे एक और चट्टान थी जो अंदर की ओर झुकी हुई थी, जिस वजह से वहाँ पर एक गहरा खड्डा बन गया था, एक गड्ढा बन गया था। लेकिन इन्हें उस गड्ढे का ठीक से अंदाज़ा नहीं लग पा रहा था कि कैसा गड्ढा है, क्या है, क्योंकि जब ये उस चट्टान में बैठ गए तो उसके बाद वो नीचे का वो गड्ढा दिखना भी इनका बंद हो गया था, इनकी नज़रों से बाहर हो गया था, गड्ढा इनको नहीं दिख रहा था। उसकी स्थिति ये समझ नहीं पा रहे थे कैसा है, क्या है। जिस चट्टान पर ये बैठे हुए थे वो थोड़ा सा नीचे की ओर झुकी हुई थी, ऐसे हल्का सा स्लोप था उसमें। और बैठने के बाद इनको ये ध्यान आया कि जिस दिशा से बाघ के आने का सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं, ये तो उसकी ओर पीठ करके बैठे हुए हैं, यानी कि वो तो पीछे से आने के हैं। और वो भैंसा जिसे ये चारे के रूप में बांधे हुए थे, वो इनकी बाईं ओर और करीब इनसे 30 गज की दूरी पर बंधा हुआ था। ये थोड़ा सा अजीब सा सीन हो गया था। सूरज डूबने वाला था और खाई में अब अंधेरा भी उतरने लगा था। ये वाला समय शुरू हो गया था जिससे हम लोग आम भाषा में कहते हैं ना, गोधूली का समय, यानी कि सूरज पूरा डूबा नहीं होता है और अंधेरा पूरी तरह से आया नहीं होता है, शाम से थोड़ा ज़्यादा और रात से थोड़ा पहले। जिम कॉर्बेट साहब उस पतली और बाहर की और जो निकली हुई चट्टान थी उस पर अपना एकटक बैठे हुए थे, पूरी तरह से सतर्क, किसी भी तरह की कहीं से कोई आहट हो उसको सुनने के जुगाड़ में, इंतज़ार में। तभी अचानक भैंसा जो शांत लेटा हुआ था, अचानक झटपट एकदम से उठ खड़ा हुआ। उसकी नज़रें ऊपर की ओर थी, वो ऊपर की ओर देख रहा था, जैसे उसने किसी खतरे को भांप लिया हो। अगले ही क्षणों में ऊपर से एक पत्थर लुढ़कता हुआ नीचे की तरफ आया। पत्थर के लुढ़कने की आवाज़ बिल्कुल साफ थी, एकदम क्लियर सुनाई पड़ी थी। उससे आवाज़ से आइडिया आ गया था कि कोई भारी भरकम जानवर
ऊपर से नीचे की ओर उतर रहा है। ऐसे पंजा रखा होगा, पत्थर खसक गया, लेकिन वो अपना आया जा रहा था। जिस दिशा से आवाज़ आई थी उस ओर गोली चलाना संभव नहीं था। इसलिए जिम कॉर्बेट साहब बिल्कुल स्टैचू बन के बैठे रहे, स्थिर होकर बैठे रहे। ये समझ लीजिए कि इन्होंने अपनी सांसें तक रोक ली थी कि ये तक बाहर आवाज़ ना आए। अगर इनकी तरफ से कोई भी हलचल होती तो बाघ को इनकी मौजूदगी का जो है पता चल जाता, उसको एहसास हो सकता था कि यार यहाँ पे कोई खतरा है या कोई बैठा हुआ है। कुछ ही पलों में भैंसा बाईं ओर मुड़ा और उस दिशा की तरफ देखने लगा जिस तरफ जिम कॉर्बेट साहब घात लगाकर बैठे हुए थे। उसकी इस हरकत से ये पता चल रहा था कि वो बहुत डरा हुआ था। बाघिन अब ठीक इनके नीचे वाला जो गड्ढा, जो मैं पहले बताया ना आपको, उस गड्ढे में मौजूद थी, जो इनके नीचे था, इनको दिख नहीं रहा था। उसी जगह पर, मतलब ऊपर से उस जगह पर ऐसे झांकना भी संभव नहीं था। फिर अचानक इन्हें बाघ का सर दिखाई देने लगा। पहले उसकी आंखें दिखी, फिर कान, फिर जैसे कोई साया उभर रहा हो। जिम कॉर्बेट साहब अच्छी तरह जानते थे कि ऐसे क्षणों में, ऐसी अगर परिस्थिति हो तो सिर पर गोली चलाना केवल इमरजेंसी हो तभी ठीक रहता है, अदरवाइज सिर पर गोली मारना बेकार रहता है। ज़रूरी नहीं कि हेडशॉट जो है बिल्कुल सही लगे। और वैसे भी उस नाजुक समय में इनकी कोई भी हरकत या कोई भी हलचल बाघ इनको जो है सतर्क कर सकती थी, वो अलर्ट हो सकती थी। तो ये बस उसको तड़ते रहे, बैठते रहे, देखते रहे। बाघ कुछ देर तक बाघिन कुछ देर तक बिल्कुल स्थिर खड़ी रही, फिर बिना किसी चेतावनी के एक लंबी छलांग मारकर उसने भैंसे के ऊपर हमला बोल दिया। भैंसा बाघ के सामने था। बाघ ने उसके सींगों से बचने के लिए दाईं ओर से हमला किया था। किसी भी तरह से संघर्ष या दांतों के गड़ने की आवाज़ तक नहीं आई थी। बस दो भारी शरीरों के टकराने की एक तेज गूंज सुनाई पड़ी थी। इसके बाद भैंसा एकदम शांत हो गया था, ठंडा पड़ गया था, और बाघ उसका गला दबाए उस पर आधा लेटा हुआ था। भैंसे की जो सांसें थी वो धीमी होते जा रही थी, कम होती जा रही थी। अच्छा, आमतौर पर लोग कहते हैं कि बाघ शिकार के गले में पंजा मारकर उसे मारता है, लेकिन ऐसा नहीं है। असलियत में वो अपने मजबूत जबड़ों और कैनाइन दांतों से शिकार का गला दबाकर, उसका जो गला होता है उसको ऐसे दबा देता है, और उसकी जो सांस वाली नस जो होती है इसको चोक कर देता है। अपने कैनाइन दांतों से, इतने बड़े बड़े दांत होते हैं, उनसे चोक कर देता है, जिससे शिकार जो है सांस नहीं ले पाता है। और जब सांस अंदर नहीं जाती है तो कुछ देर में नेचुरल सी बात है कि उसकी मौत हो जाती है। बाघ के दाईं ओर, बाघ की जो दाहिनी साइड थी वो इनकी तरफ थी, जिम कॉर्बेट साहब की तरफ थी। इन्होंने बहुत ध्यान से अपनी 275 राइफल से निशाना लगाया और ट्रिगर दाब दिया। जैसे ही गोली चली, बाघ ने तुरंत भैंसे को छोड़ा और बिना कोई आवाज़ किए एक ही छलांग मारकर खाई की चढ़ाई चढ़ता हुआ ऊपर की ओर भाग गया। उसका इस तरह से भाग जाना इस बात का संकेत था कि गोली जो है उसको नहीं लगी है, यानी कि जिम कॉर्बेट साहब ने जो गोली चलाई है वो सही निशाने पे नहीं लगी थी। अब यार लेकिन ये निशाना कैसे चूक गया, इस बात को खुद जिम कॉर्बेट साहब भी नहीं समझ पा रहे थे। यार इतने अच्छी तरह से लगाया गया निशाना आखिर चूक कैसे गया। अगर बाघ को इनकी मौजूदगी का जरा भी एहसास होगा या उसने राइफल की चमक देख ली होती तो वो शायद दोबारा नहीं लौटता, वो लौट के नहीं आता। अगर जरा भी इनकी झलक मिल जाती या गोली की वो जो लाइट, जो चमक जो होती वो उसको दिख जाती तो वो नहीं लौटता। इसलिए इन्होंने फिर से राइफल तैयार करी और उसी जगह पर बैठे रहे। भैंसा अब भी चुपचाप वैसी ज़मीन में पड़ा हुआ था जैसे उसकी जान निकली गई थी। एक क्षण के लिए इन्हें ये भी लगने लगा कि शायद कहीं गलती से इन्होंने भैंसे को तो गोली नहीं मार दी है, बाघ के बदले भैंसे को तो नहीं शूट कर दिया है। करीब 10-15 मिनट बीत चुके थे, तभी अचानक चट्टान के नीचे वही गड्ढे से फिर से बाघ का सर दिखाई दिया। कुछ देर तक वो रुका रहा, फिर धीरे धीरे चलता वो भैंसे के पास पहुंचा और उसे स्मेल करने लगा, उसे सूंघने लगा। अब की बार जिम कॉर्बेट साहब ने उसकी पीठ का निशाना बनाया, उसकी जो पीठ थी उसका निशाना बनाया। अब ये दोबारा गलती नहीं करना चाहते थे यार, एक बार तो चूक गए थे, नहीं चाहते थे कि दोबारा भी चूक जाए। तो इन्होंने बहुत धीरे से राइफल का जो
बैक साइड प्रोटेक्टर का जो वी होता है ना ऐसे बना हुआ पीछे, और फ्रंट साइड प्रोटेक्टर का पॉइंट जो होता है ना उसको, तो उसको मिलाते हुए निशाना साधा। अब बिना कोई हड़बड़ी किए तो कैसे ट्रिगर खींच दिया। धाई की आवाज़ इस बार भी हुई, लेकिन इस बार भी वही हुआ। गोली चलने के साथ ही बाघ फिर से कूदा, लेकिन मरने के बजाय इस बार वो तेजी से पत्थरों को गिराता हुआ पहाड़ की सीधी चढ़ाई पर दौड़ता चला गया और फिर भागकर वहां से गायब हो गया। दोस्तों, दोनों गोलियां जब चली थी उस टाइम रोशनी भी ठीक ठाक थी, जो उजाला था वो भी ठीक ठाक था, डिस्टेंस भी कोई ज़्यादा नहीं थी, 30 गज की दूरी थी, फिर भी बच गया बाघ। और गांव के लोगों ने राइफल के चलने की 2 बार आवाज़ सुनी थी। अब जिम कॉर्बेट साहब ने केवल भैंसे के शरीर में जो गोली लगी थी वो जाके चेक करनी थी और गांव वालों को दिखानी थी कि भैया इसके लग गई, क्या करूँ। इन्हें लगने लगा था कि शायद पहाड़ों की जो जो चढ़ाई है और जो थकान है और जो इनकी उम्र है उसकी वजह से इनके निशाने पे अब असर पड़ने लगा है। लेकिन फिर जब इन्होंने कुछ छोटी छोटी चीज़ों को बड़ी बारीकी से देखा, इनकी नज़र में आई और इन्हें वो चीज़ें साफ साफ दिखाई दी, तो उन्हें इस बात का बड़ा संतोष हुआ कि इनकी आंखें अभी भी वैसी की वैसी तेज़ हैं, मतलब इनकी आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्होंने राइफ़ल की नाल को चेक किया, राइफ़ल को अच्छी तरह से चेक किया, बैक साइड के वी को, फ्रंट साइड के प्रोटेक्टर पॉइंट को सब चेक किया, वो भी बिल्कुल ठीक। 2 बार गोली ना लग पाने के कारण कुछ और नहीं, बस एक साधारण सी चूक थी। ये कहिए इनका निशाना पूरी तरह से चूक गया था। बाघ के तीसरी बार लौटने की उम्मीद करना बिल्कुल बेकार था, क्योंकि 2 बार गोली चलने के बाद वो लौट कर नहीं आता, तो किसी भी हालत में नहीं आता। और अगर लौटता भी तो तब आता जब अंधेरा और कम, मतलब रात हो जानी होती, और जब अंधेरा नहीं होता तो उस टाइम में कुछ कर पाना मुश्किल होता। इसलिए अब ये उस चट्टान में इनका वहाँ पे बैठे रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया था। ये उस चट्टान में बैठ के क्या करते, कोई फ़ायदा नहीं था। तो दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ ये जानने के लिए तो आपको यार बने रहना पड़ेगा उत्तरांचल डायरीज़ के साथ। दोस्तों, बहुत ही दिलचस्प, खतरनाक और रोमांचित करने वाला घटनाक्रम है ये। कोशिश करिएगा कि इसके सारे एपिसोड आप देख सके, पहले से लेकर के अभी तक के। ये 5वां है शायद। आप लोगों का बहुत ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद चैनल को मिल रहा है, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और अभिनंदन। अपना ये आशीर्वाद इसी तरह से चैनल के ऊपर और मेरे ऊपर बना के रखिएगा। आपके प्यार और हौसला अफजाई से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है यार, और मैं अपनी जो परेशानियां हैं ना उनको भूल जाता हूँ। मैं ये जो 35 से 40 मिनट जो बैठता हूँ मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। मुझे सिर्फ आप लोगों के चेहरे दिखते हैं, जिनमें से मैंने किसी को देखा नहीं है शायद, लेकिन मैं इमेजिन करता हूँ। जो भी महिला और पुरुष मित्र आज चैनल में पहली बार आए हैं उन सब का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय उत्तरांचल डायरीज़ को दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, कमेंट्स भी करें। मुझे और इस चैनल को आप सभी लोगों के आशीर्वाद की बहुत सख्त आवश्यकता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि चलना सीख रहा हूँ, आप लोगों की उंगली पकड़े हूँ, आप लोग ले जा रहे हैं, मैं चल रहा हूँ। आप लोगों से यही उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग अपना आशीर्वाद पूरी तरह से मेरे ऊपर बरसाएंगे। यू विल गिव मी अ शॉवर ऑफ ब्लेसिंग्स, है ना। थैंक यू। साथ ही दोस्तों, एक प्रार्थना जो हमेशा करता हूँ आज भी कर रहा हूँ कि अगर संभव हो तो थैंक्स वाले ऑप्शन में ज़रूर जाएं और अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी राशि आपको सूट करे वो चैनल को ज़रूर डोनेट करें यार। उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिलती है, बुक्स वगैरह मंगानी होती हैं, स्टोरियाँ लेनी होती हैं। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो फ़िलहाल तो आज्ञा दीजिए चलने की, ताकि जल्दी ही वापस आऊँ और आप लोगों को बता सकूँ कि फिर क्या हुआ।
कि फिर क्या हुआ। ओके दोस्तों, बाय। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय जय जय, जय माँ भारती।